जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये खान सर का BSSC इंटर स्तरीय का सेट नंबर 17 है। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन और दूसरा खान सर का। रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 समाप्त हो चुका है। सारे बिहार SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र जो है भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। अच्छा, ये घुड़खर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर है घोड़ा। घुड़ का मतलब दिया हुआ है घोड़ा और खुर का मतलब है खर, जिसको आप गधा भी कहते हैं। तो आप गधा से अगर समझ में आ जाए तो आप आंसर लगाएंगे लघु कक्षरण, जो कि गुजरात में स्थित है। बता दें कि लघु कक्षरण को भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास भी कहा जाता है, क्योंकि घुड़खर का जो है क्या है, एक वन्य पशु है जो दक्षिण एशिया का देशज माना जाता है। ठीक है, इसे गुजरात का जंगली गधा यानी घुड़खर को क्या कहा जाता है? गुजरात का जंगली गधा या फिर बलूची जंगली गधा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जिसको SGSY वर्ष कहते हैं, मतलब वर्ष किस में यानी किस वर्ष में शुरू की गई थी? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 1999 में। ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 क्या है, 1999 से 2000 के दौरान शुरू किया गया था। पर स्वरोजगार के सभी पहलुओं, जैसे अगर हम बात कर ले, जैसे आपको प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा या फिर विपणन में गरीबी का एक समग्र पैकेज है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मेन उद्देश्य जो था वो गरीबी रेखा के ऊपर स्वायत्तता प्राप्त करके गरीबी परिवारों के आय जनरेटिंग संपत्ति प्रदान करके उन्हें लाने के एक क्रेडिट सह सब्सिडी कार्यक्रम करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सलार जंग संग्रहालय किस राज्य शहर में स्थित है? आंसर लगाएंगे, ये सब फेमस क्वेश्चन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है, ध्यान में रखेंगे। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है और इसका नाम जो है दोस्तों वो किस पे पड़ा था? तो वहाँ का एक नवाब था जिसका नाम था नवाब तुरब अली खान, जिन्हें सलार जंग प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर के इस संग्रहालय का नाम सलार जंग संग्रहालय पड़ा, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि चाणक्य यानी डैश किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, वही चाणक्य जिसको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हीं के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। ध्यान में रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है दोस्तों? चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इस पुस्तक की जो तुलना होती है वो मैकियावाली की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो प्रिंस से की जाती है। किससे? मैकियावाली के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? प्रिंस से की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक खिलाड़ी भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी जिन्होंने टेनिस ही खेला? तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को अपना सहमति प्रदान करने का लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बाल न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक, जो कि 2014 में पास किया गया, किस बात की अनुमति देती है? इसे VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, और विशेष कुछ इसमें बताने वाला भी नहीं है। तो सही आंसर लगाएंगे 7 का ऑप्शन नंबर 2। इसमें 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के द्वारा डैश यानी कौन सा बॉन्ड
भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मसाला बॉन्ड। ध्यान में रखेंगे, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी जो है दोस्तों वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि नवंबर 2014 ईस्वी में विश्व बैंक से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा पटना मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। कौन सा? पटना मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अजीलामू क्या है? अजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्षेत्र से। तो ध्यान में रखेंगे अजीलामू कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों में ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है? तो ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, आंसर लगाएंगे। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। हाँ, तो आंसर लेकर के आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, भारत और रसिया के बीच में जो दोस्तों यह योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो आंसर लगाएंगे टोडा, जो कि कर्नाटक में ये बहुल्य मात्रा में आदिवासी ये देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? सही आंसर लगाएंगे 12 का ऑप्शन नंबर 2 चाइना हिल्स। ध्यान में रखेंगे कि भारत म्यांमार सीमा पर चीन हिल्स जो है भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है। चीन हिल्स में वनों की पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल हैं, जो कि गहरी संकरी घाटियां, नम घाटी की बोतलों और ठंडी लकीरों से टूट जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, डैश यानी कहाँ जो है 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? VVI क्वेश्चन है, चिपकेगा एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1864 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे 1864 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को, ऑप्शन नंबर 1 शिमला को अंग्रेजी शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश की औसत आय यानी किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो आंसर लगाइए 14 का ऑप्शन नंबर 1। किसी देश की जो औसत आय आपको ज्ञात करना है तो क्या कीजिए कि देश की कुल आय को लेकर के उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड करा दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न कि डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वाणिज्यिक उद्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल उद्यम कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? छोटे मनके जैसे मतलब जो आप देख रहे होंगे, जैसे गुड़हल का फूल तोड़िए या किसी को आप तोड़िए और उसको आप जो है डिस्टर्ब करके देखिए तो अंदर आपको कुछ जो है छोटे एकदम से छोटे से गोलाकार आकार का मिलेगा आपको, तो वो निकल करके क्या आएगा? बीजांड आएगा। क्या उसको कहेंगे हम? बीजांड। ठीक है, ये बीजांड वह संरचना होती है जो कि जीव सृष्टि को जन्म देती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन, आंसर लगाएंगे बेंगलुरु में। अगला प्रश्न कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने यानी किस वर्ष में फीफा विश्व कप जीता था? सही आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1986 ईस्वी में फीफा विश्व कप जीता था। ध्यान में रखेंगे ये जो डिएगो माराडोना का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 30 अक्टूबर कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना में ही इनकी जन्म हुई थी, जबकि 1986 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए। माराडोना ने अपने नेतृत्व में 1986 ईस्वी में ही
अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप का खिताब भी दिलाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो आप फॉर्मूला जानते हैं, G = कैपिटल M इंटू में M1 M2 डिवाइडेड बाई R²। तो ये किसका है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है। ऑप्शन नंबर 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश यानी किस वर्ष जो है या कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है वो साक्षर माना जाएगा? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर 1 यानी 7 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो कि आयु के व्यक्ति जो कि किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री निकायों और समुद्र में डैश किस प्रकार का पानी होता है दोस्तों? तो ऑप्शन लगाएंगे खारा पानी यानी NaCl जो कि लवण में की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 2 जनवरी, नोट करिएगा, 2 जनवरी 1954 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले ये जो पुरस्कार जो था 3 व्यक्ति को दिया गया था, कौन कौन है? तो 1 नंबर पर राधा कृष्णन, दूसरा जो है सी राजगोपालाचारी और तीसरा CV रमन को यह पुरस्कार शुरुआत में दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको आप ORS की घोल भी कहते हैं कि अनुशंसा यानी किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी जो दस्त यानी डायरिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको हम ORS का घोल देते हैं। अच्छा, इस बीमारी को हम और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे आप हैजा या फिर कॉलरा भी कह सकते हैं, जो कि किस जीवाणु की वजह से होता है? तो विब्रियो क्लोरी, क्या नाम है इसका? विब्रियो क्लोरी के नाम से जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। इसमें होता क्या है कि रोगी के शरीर में जल की कमी आ जाती है, इसमें रोगी को ORS घोल पिलाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, 1756 में सिराजुद्दौला यानी डैश किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? ध्यान में रखेंगे, करेक्ट, किसके बाद सिराजुद्दौला बने थे, ना कि सिराजुद्दौला के बाद कौन बने थे। तब आप आंसर लगा करके आएंगे क्या? ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अलवर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ध्यान में रखेंगे कि सिराजुद्दौला जो है दोस्तों अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना तथा उसकी मौसी का नाम क्या था? घसीटी बेगम। ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है। घसीटी बेगम जो है वह पूर्णिया के नवाब शोकत जंग, पूर्णिया का नाम के नवाब कौन था? शोकत जंग जो है द्वारा विरोध भी किया गया, जिसके वजह से 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 10 लाख। ठीक है, अच्छा, इस सृजन यानी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगा करके बनाए गए एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी तो शायद समझ में आता कि नहीं आता, लेकिन ये बोल दिया कि ज़्यादातर सपेरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो सपेरा क्या यूज करता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, बीन यूज करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? सही आंसर लगाएंगे दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर 3, पलासी की लड़ाई में। अभी मैंने आपको बताया कि पलासी की लड़ाई हुआ कब था, तो ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर जब पलासी की लड़ाई पर कब्जा कर लिया, पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून, नोट करिएगा, 23 जून 1754 ईस्वी को दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह हुआ था। 1754 नहीं 1757 इसका आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
जिसमें किसके बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता के धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना को 10 रुपये तक, कितना? मात्र 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? तो मात्र 10 रुपये तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो आंसर लगाएंगे माइग्रेशन, जिसको प्रवास कहते हैं। अगला प्रश्न, डैश और यानी कौन से नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है? तो आंसर अगर एक तो आपको ताप्ती अगर दिखता है ताप्ती, तो दूसरा आप नर्मदा लगाइए। दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल बहती है लेकिन गिरती कहाँ है? तो नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में, जबकि ताप्ती गिरती है अरेबियन सी में। अच्छा, नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है, जबकि सतपुड़ा रेंज से जो है दोस्तों ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो एक्सोप्लैनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारतीय आय किस वर्ग में आता है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, निम्न मध्य आय ग्रुप में। ये सब कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, आप ऐसे भी पढ़िए, आंसर निकल करके आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? कहता है कि लॉन टेनिस निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 35 का आपको आंसर मैं बता दूं कि लॉन टेनिस जो है एक पहले खुले घास के मैदान में या फिर कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है, गेम है। इस खेल में बेस लाइन, नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं, सारा चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। बेस लाइन, सर्विस, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, ग्रैंड स्लैम, ब्रेक पॉइंट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्कूप जो है इसमें स्कूप का प्रयोग जो है वो टेनिस नहीं बल्कि जो हॉकी से संबंधित है, यानी हॉकी में किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा को प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत किस में कहा गया है दोस्तों? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 17 में, अनुच्छेद 17 में, जबकि अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? तो इसमें नौकरी या पद के विषय में समान अवसर दिया गया है, और जबकि 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कहता है कि नवंबर 2020 में, अब यहाँ से करंट अफेयर की शुरुआत शुरू हो गई है, अब हो गई है, ध्यान में रखिएगा। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश यानी किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो 37 का आंसर लगाएंगे 16 नवंबर। कब? 16 नवंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्थापित स्टैचू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया गया। यह प्रतिमा अष्टधातु से 151 फीट, कितना? 151वीं जन्मदिन पर 151 फीट ऊंची बनी है, जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कहता है कि पुरातात्विक स्थल डैश यानी किस में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ से हैं ये? तो जमीनी खुद पे यानी बुर्जहोन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि खुलम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बेटी डैश यानी शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो ध्यान में रखेंगे कि चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। चोल साम्राज्य के शासकों के द्वारा बेटी जबरन श्रम के रूप में आम जनता से वसूला जाने वाला एक कर था तथा इस कर में राजा और सामंतों के द्वारा राज्य कर में निःशुल्क श्रम करवाया जाता था, यानी फ्री में वर्क करवाया जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है
अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले के समवर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो 41 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर में। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? सही आंसर लगाएंगे सी राधाकृष्णन राव, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है, जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो 44 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, लगभग 200। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, देखिएगा। कहता है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी को अडानी पावर के गुड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गुड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हालांकि 450 से अब इसको बढ़ा करके 750 कर दिया गया है मेगावाट। ध्यान में रखिएगा, पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। आंसर लगाएंगे 45 का ऑप्शन नंबर 2, ये झारखंड राज्य में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? वीवीआई क्वेश्चन नोट करिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एलेसेंड्रा कोराप को। अगला प्रश्न है कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चोपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जाइपैक्स। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया, क्योंकि उसकी जो छाया है सतह से गायब हो गई थी? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा 2023 का थीम क्या रहा था? वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी MYC के कार्यान्वयन अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी किस चीज़ में? तो आंसर लगाएंगे 51 का ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इन्होंने MYC पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन को किस धातु का लेपन किया जाता है? आंसर लगाएंगे जिंक या फिर जेडन आपको मिलेगा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी में या तो कह लिया जाए तो यशदीकरण के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में आप कह लीजिए तो गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण कह सकते हैं, यशद लेपन कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश यानी परमाणु के बराबर होती है? तो सही आंसर लगाएंगे, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की परमाणु की संख्या, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर में परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। कहता है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन। अच्छा, साइटोकाइनिन क्या है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य जो होता है दोस्तों कोशिका का विभाजन का होता है, ध्यान में रखिएगा। जबकि जिब्रेलिन का काम क्या है? तो जिब्रेलिन जो है हार्मोन तने एवं पत्तियों के वृद्धि में सहायक होता है। और एथिलीन की बात कर ले तो नाम से आपको पता होगा कि एथिलीन हार्मोन का प्रयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर लगाएंगे टोड। ऐसे आपको दिमाग में मेढक आ रहा होगा जो कि आप खोज रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि ये जल और स्थल दोनों पर ये रहते हैं, ठीक है। इसमें इनके हृदय कैसा होता है? तो 3 कक्षों वाला होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों एवं उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? सही आंसर लगाएंगे भू आकृतिक विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? सही आंसर लगाएंगे, अलौह की बात कर रहा है तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अबरख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण का मूल्य इकाई है दोस्तों? तो आंसर लगाएंगे जाति। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जाति जो है वो जीवधारियों के वर्गीकरण के मूल इकाई जाति के आधार पर इनका किया जाता है वर्गीकरण, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो फ्यूजन की जब भी बात करें तो आप आंसर लगाएंगे 59 का ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन बम। ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन बम क्या है? एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का उदाहरण है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक रिएक्शन, एक परमाणु प्रतिक्रिया होती है जो अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर होती है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे नाभिकों का एक बड़ा नाभिक में संयोजन हो जाना यानी संलयन हो जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगर फ्यूजन आपसे पूछ देता तब फिर आप परमाणु ऊर्जा लगाते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सी रोग होती है? आंसर लगाएंगे अस्कर्वी रोग होती है। जबकि दृष्टिहीनता की बात कर ले तो विटामिन ए की कमी से, गंडमाला जो है आयोडीन के कमी से जो दोस्तों होता है, जबकि बेरी बेरी रोग जो होता है वो B1 के कमी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपी का क्या दर्शाता है? तो एन मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। अच्छा, इसका रेशियो क्या होता है? तो ये 12:32:16 के रेशियो में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों की और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आंखों का जब भी जिक्र आए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी यानी PROM जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर तो निकल कर क्या ही गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 63 के बाद 64 नंबर देख लीजिए। क्या कहता है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो कच्चा माल और नकदी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? आंसर लगाएंगे कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि असाधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव, तो जो स्वयं भोजन बनाएंगे उसको स्वपोषी कहेंगे, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? सही आंसर लगाएंगे पीडीए। बाकी जबकि ए का परम, क्रे, ये तीनों के तीनों सुपर कंप्यूटर है। तो अच्छा, पीडीओ है क्या? तो पीडीओ एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य जो है व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में कार्य करना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। ये विद्युत का उत्पादन जो है वो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का दोष नहीं है। अगला प्रश्न है दंत क्षय का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो दंत क्षय का मुख्य अर्थ, सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ऐसा है ही नहीं सेट में जैसा हमको लगे कि आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। बहुत आसानी से आप 85 इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड है, आसानी से आप 60+ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर 60 नहीं तो 55 तो आंसर आपके झोली में रहेगा। तो दंत क्षय का अर्थ क्या होता है? तो दांतों का सड़ना ही दंत क्षय कहलाता है। अगला प्रश्न, उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहते हैं जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? यानी रिफ्लेक्शन ऑफ अपलाइट तो पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात कर रहा है। तो एक तो आप परावर्तन जानते थे जो कि प्रकाश का परावर्तन होता है, ये कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिध्वनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जब होता कैसे है? तो जब ध्वनि एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर जाकर के टकराती है तो टकराने से पहले यह माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है तारों के विभिन्न
समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? आंसर लगाएंगे तारामंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो सिलिकॉन। अच्छा, और भी उपधातु का नाम जान लीजिए। तो सिलिकॉन के बाद क्या आता है? बोरॉन आता है। इसके बाद फिर क्या आता है? जर्मेनियम आता है, ध्यान में रखिएगा। जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक आता है। इसके बाद फिर टेलुरियम। ये सब सारे के सारे क्या है? उपधातु हैं, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैतावाद के दर्शन के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर 4 रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि प्राणी जगत को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो प्रोटोजोआ भी है जो कि एक कोशिकीय हैं, दूसरा मेटाजोआ है जो कि बहुकोशिकीय है, और तीसरा जो है वो प्रोटोकार्डेटा या फिर मेटाजोआ के अंतर्गत कार्डेटा और नॉन कार्डेटा प्राणी आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किसी चट्टान में नत वलन यानी डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो अभिनति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? आंसर लगाएंगे दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसकी स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आंसर लगाएंगे वर्धमान। इनकी जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम में 599 BC में हुआ था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 5 व्रत, हालांकि 4 व्रत जो है वो स्वामी पार्श्वनाथ के ही टाइम में दिया गया था, लेकिन 5वां जो है इन्होंने व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो इसीलिए इनको जो है कहा जाता है कि 5 व्रत दिए थे। वो कौन कौन था व्रत? तो एक तो था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा औच्य और अपरिग्रह। इसके बाद फिर अंत में था वो जो था वो ब्रह्मचर्य था। ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 गगन। अगला प्रश्न, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल, जिसको आप कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, कहाँ आयोजित होंगे? यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि इतिहास बन गया वो डाला हुआ है। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 बर्मिंघम। हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें, थोड़ा सा राष्ट्रमंडल खेल को हम ऑपरेशन कर दें कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। जब इसका आयोजन सबसे पहले 1930 ईस्वी में हुआ, तब से लगभग हर एक 4 साल में ये संपन्न होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल को सबसे पहले 1930 से 1950 के दौरान, 1930 से 1950 तक जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना गया। 1954 से लेकर के 1966 ईस्वी तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। 1970 से लेकर के 1974 ईस्वी तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 78 का 1 बर्मिंघम। अगला प्रश्न है कि 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? आंसर लगाएंगे केरला में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया, जबकि जो है केप टाउन विधायिक राजधानी है, और ब्लूमफोंटेन जो है दोस्तों ये न्यायिक राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रशासनिक प्रिटोरिया। प से प्रशासनिक, पी से प से प्रिटोरिया, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न के साथ ही यानी साथ ही जो है परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर लगाएंगे कि शिक्षा से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, 82 नंबर क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 4 सरीसृप। अगला प्रश्न है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है वो दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 84 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टमाटर, प्याज, आलू यानी टीओपी को फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा। कहता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो ये बोगीबील इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसकी लंबाई की बात कर ले तो 4.94 किलोमीटर इसकी
कुल लंबाई है। इसका कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2002 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। तो इसका ये आज का सेशन का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला सेट हम कल लेकर के आएंगे द प्लेटफॉर्म या रुक्मणी पब्लिकेशन का, और जल्दी 2 से 3 दिन के बाद ये खान सर का सेट समाप्त हो जाएगा। फिर हम स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन या फिर बिहार एसएससी जिसके लिए भी कह लीजिए साइंस का सेट प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, जो कि डेली सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा। अगला सेट हम कल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।